हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम कंटेम्प्रेरी का कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी के क्वेश्चन में हम जो अभी देख रहे हैं वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो 100% जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा। मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा, या फिर इसको हम जो है मुस्लिम इस्लामी शिक्षा बोलते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से ये आता है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये शिक्षा किस तरह से है, और उसके बाद से इसकी विशेषता, इसमें किस तरह से शिक्षा ली जाती थी, किसके लिए शिक्षा थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी रहता ही रहता है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बीएड टीचिंग से रिलेटेड सारे क्लासेस हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। फिलहाल सीसीएसई यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, आगरा, अवध एंड आप लोगों के बिहार के बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटीज़ का जो है पेड क्लास कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा का अर्थ ये अलग अलग नाम से आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मध्यकालीन आएगा तो सोचेंगे अभी ये कौन सा युग आ गया। मुगलकालीन है तो ये तो समझ जाते हैं। इस्लामिक शिक्षा आ जाए, मुस्लिम शिक्षा आ जाए, इसमें से कोई भी नाम से आए, आपको लिखना एक ही है। यही एक ही नाम का जो है ये 4 सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा कब, कैसे और स्टार्ट हुआ। मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। देखिए, ये लिखना नहीं है, मैं ये आपको हिस्ट्री थोड़ा सा इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप उसके साथ कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। वो चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हिस्ट्री के बारे में जब आप जानेंगे ना, तब एक्चुअली में उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आता है। तो ये हम सिर्फ इसलिए जान रहे हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में आए। मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल राज्य की समाप्ति तक, अर्थात 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। 1192 यानी कि 1192 में जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर की। ये सब हिस्ट्री एक्चुअली में हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि हम मुस्लिम कालीन शिक्षा से जुड़ सकें। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए तथा अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म तथा इस्लामी ज्ञान एवं संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह से जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा हुई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लोग हैं और भी हिस्ट्री जानना है, तो फिलहाल हमारे लिए इतना हिस्ट्री जानना जरूरी है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा कब से कैसे आया। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे जो बैठे हैं ये काजी होंगे, जो कि मस्जिद में रहते हैं और छोटे बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं। इसमें किस तरह की शिक्षा होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली में जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो मस्जिदों में ही होती है। ठीक है, और जो अपर लेवल के यानी हायर एजुकेशन होता है उसके लिए मकतब, उसका नाम है मकतब, में ऐसी शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं इसमें। मुस्लिम काल में भारतवर्ष में एक पूर्णतया नवीन संस्कृति का प्रचलन किया गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग हमारे देश में उस समय जो वेदकालीन और बौद्धकालीन शिक्षा चली आ रही थी उसके तुलना में ये बिल्कुल ही नई तरह की शिक्षा थी जो कि हमारे देश में आई थी।
मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, देखिए मुस्लिम शिक्षा जो था, बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक्चुअली में वो शिक्षा नहीं दी जा रही थी। मुसलमानों का उस समय बस ये था कि क्योंकि उनका धर्म जो है, जो भारत में बाकी जो धर्म थे उनसे उनका धर्म अलग था, तो वो लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा को एज अ, आप बोल सकते हो मीडियम, एज अ वेपन जो है वो यूज़ किया, और उन्होंने जो है उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रसार किया। तो यहाँ पर मुस्लिम कालीन युग में शिक्षा देने का बिल्कुल भी मतलब जो था शिक्षित करने से नहीं था, धर्म के प्रचार प्रसार से था। ये दिमाग में रखिएगा, इनका उद्देश्य ये था। तो इस्लाम धर्म का प्रसार मुस्लिम काल में, मतलब यहाँ पे ये देखिए इनका उद्देश्य क्या रहा। मुगल कालीन और मध्यकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य रहा कि इस्लाम धर्म का प्रसार हो। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार में शिक्षा का सहारा लिया गया था। तो ये पहला। दूसरा जो उद्देश्य रखा गया था, इस्लामी संस्कृति का प्रसार। पहले तो इस्लाम धर्म का प्रसार, फिर उसके बाद इस्लामी संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम कालीन शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम धर्म के रीति रिवाज, परंपराओं, सिद्धांतों तथा कानूनों को भारतीयों में फैलाना था। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के समय अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों के वशीभूत होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इन नौ दीक्षित मुसलमानों को शिक्षा के द्वारा मुस्लिम संस्कृति से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक था। तो जैसे कि पहला उद्देश्य रखा गया इस्लाम धर्म का प्रसार, तो जब इस्लाम धर्म का प्रसार किया गया तो बहुत सारे लोग जो है इस्लाम धर्म को अपनाए भी। चलिए, अब नया नया आप कोई भी धर्म को अपनाओगे तो उसकी संस्कृति के बारे में तो आपको जानकारी नहीं होगी। तो दूसरा जो उद्देश्य ये रखा गया कि इस्लामी संस्कृति का भी प्रसार हो, जिससे जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं उनको पर्टिकुलरली इस संस्कृति के बारे में बताना ना पड़े, उनको उसका भी ज्ञान होते चले। तो ये दूसरा रहा उद्देश्य। तीसरा है मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है, इसलिए मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना भी था। चलिए, ज्ञान का प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था, लेकिन तीसरा उद्देश्य था जिससे कि जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों में जो है ज्ञान, नॉलेज का प्रसार किया जाए। चौथा था मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन भी माना। लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के द्वारा अपने शासन को अधिकाधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मुसलमान शासकों ने शासन व्यवस्था में मुस्लिम संस्कृति को अधिक स्थान दिया। इसलिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुस्लिम संस्कृति में निपुण जनजातियों की आवश्यकता भी थी। इसके अतिरिक्त वह ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते थे जो मुस्लिम शासन का विरोध न कर सके। तो अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए भी इन्होंने शिक्षा का यूज़ किया, और शिक्षा के माध्यम से जो है मुस्लिम संस्कृति को पहचान दिलाना, एक स्थान दिलाना, और फिर उसके बाद से सभी जनजातियों को जो है उसमें निपुण बनाना, ये सारे करने के किया इन्होंने शिक्षा को यूज़ करते हुए, ताकि इनका जो शासन है वो और ज़्यादा मजबूत बन सके। फिर है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुसलमान सांसारिक वैभव तथा ऐश्वर्य को अधिक महत्व देते थे। देखिए, मुस्लिम युग में क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं वो मैं बताऊं तो इसमें ना बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, जैसे कि कढ़ाई करना, चित्रकारी करना, संगीत, ये सारी चीज़ें में इन लोगों को बहुत ही एक महारत हासिल थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको इसमें इंटरेस्ट था, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस काल के दौरान मिली है। मुस्लिम संस्कृति में परलोक पर विश्वास नहीं किया जाता, अतः शिक्षा को आध्यात्मिक विकास का साधन न मानकर भावी जीवन की तैयारी माना जाता है।
संभवतः इसी कारण से मुस्लिम काल में शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार करना था कि वो अपने भावी जीवन को सफल बना सके तथा सांसारिक उन्नति कर सके। चरित्र का निर्माण, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अतिशय बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता हस्तगत कर सकता है। मतलब उत्तम चरित्र पर ज्यादा बल दिया गया था। छठा जो 6 नंबर जो रखा गया उद्देश्य शिक्षा का, वो था धार्मिकता का समावेश। धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतब और मदरसों को साधारणतया मस्जिदों से संबंध कर दिया गया, जहां प्रतिदिन सामूहिक नमाज एक सामान्य बात। मकतबों और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। साथ ही उनको जीवन में धर्म के महत्व एवं गौरव से परिचित कराया जाता था। तो ये 6 चीजें जो है, 6 उद्देश्य रखा गया किसका, यहाँ पे हमारा मुगल कालीन मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। अब हमारा आता है इसकी विशेषता क्या थी, इसमें क्या क्या रस्म होती थी। ये जो आपको बिस्मिल्लाह रस्म दिख रहा है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, इस पर नोट्स लिखने के लिए ये क्या है। मध्यकालीन शिक्षा या फिर मुगल कालीन शिक्षा बोलिए, ये जो शिक्षा होती थी ये किस तरह से होती थी, इसमें क्या क्या चीजें होती थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले होता था बिस्मिल्लाह रस्म। मुसलमानों की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारंभ होती थी। एडमिशन जैसे लेने का समझ लीजिए कि जैसे एडमिशन लिया जाता था तो एक रस्म के दौरान, एक रस्म के बाद होता था। जैसे उपनयन संस्कार, पवज्जा संस्कार हमने सुना है बुद्धिस्ट एजुकेशन में, और फिर हमारा जो है वेदकालीन एजुकेशन में। उसी तरह से इसमें जो है ये रस्म होता था, जो कि एकदम एडमिशन के टाइम में जब बच्चे को जो है शिक्षा से मिलाया जाता था जो पहली बार, तो ये रस्म अदा की जाती थी। जब बालक 4 वर्ष, और देखिए इसका टाइमिंग भी होता था, जब बच्चा जो है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का होता था, तब उसे किसी मुल्ला अथवा मौलवी के सामने ले जाया जाता था। बालक संबंधियों के सामने कुरान की कुछ आयतों का पाठ करके, अथवा देखिए अब 4 साल और 4 महीने 4 दिन का बच्चा ऐसा तो नहीं है कि कुरान की आयत जो है ठीक से पढ़ ले, तो या तो कुरान की आयतों को पढ़ ले, कुछ बच्चे पढ़ भी लेते थे, और या फिर बिस्मिल्लाह सिर्फ उनको उच्चारण करना रहता था। क्या? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का उच्चारण कर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। धनी तथा संपन्न व्यक्ति मौलवी साहब को अपने घर पर ही बुलाकर बालकों की बिस्मिल्लाह रस्म अदा करते थे। ये रस्म होना कंपलसरी था, अनिवार्य था। दूसरा है शिक्षा संस्थाएं। जो मुगल कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षा संस्थाएं किस तरह की होती थी? मुस्लिम शासन के समय शिक्षा मकतब तथा मदरसों में दी जाती थी। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन बालक को मकतब भेजा जाता था। मकतब, ठीक है, ये आपके मस्जिद के पास ही रहता था। यहाँ प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा की जाती थी। मकतब शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा में कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लिखना। यहाँ अक्षर ज्ञान, पैगंबरों के संदेशों, उच्चारण एवं धार्मिक ग्रंथ से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। ये भी शिक्षा संस्थाओं को लेकर के अलग से क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन में शिक्षा संस्थाएं किस प्रकार की थी, आप बताइए। तो पहले मध्यकालीन की जो इंट्रोडक्शन है वो दे देंगे, और उसके बाद से मध्यकालीन की शिक्षाओं की संस्थाओं को बताएंगे, मकतब और मदरसे, और मकतब मदरसा दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि दोनों जगह होता क्या था। मकतब प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, जिसमें पैगंबर के संदेश, उच्चारण एवं धार्मिक ग्रंथ से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, तथा पत्र व्यवहार, यूसुफ जुलेखा, गुलिस्ता, बोस्ता, अजिनिवेशी, सिकंदरनामा, धार्मिक कविताएं, लैला मजनू, फारसी व्याकरण तथा बातचीत के ढंग की भी शिक्षा दी जाती थी। ये प्राइमरी का हुआ। मकतबों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे। ये हायर एजुकेशन होता था। यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कहाँ पे? मदरसों में।
मकतबों की तरह यह भी मस्जिदों से संबद्ध होते थे। इनमें विद्वान उस्तादों द्वारा भौतिक धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अकबर के शासनकाल में मदरसों में गणित, कानून, कृषि, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं ज्योतिष, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजतंत्र, व्याकरण, यूनानी, चिकित्सा, अरबी साहित्य तथा गृह शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ये सारे सब्जेक्ट जो है मदरसों में पढ़ाई जाती थी, मतलब कि हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। सभी मदरसों में सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। प्रत्येक मदरसा कुछ विशेष विषयों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ मदरसों के साथ छात्रावास यानी कि हॉस्टल भी संलग्न था। तो ये वहाँ की शिक्षा संस्थाएं। अब आइए शिक्षण विधि। वहाँ पे शिक्षण विधि कौन सी यूज होती थी? मुस्लिम कालीन शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी तथा पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। शिक्षक भाषण विधि प्रयोग करते थे। वे न केवल छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर करते थे वरन उन्हें स्वाध्याय हेतु भी प्रेरित करते थे। मॉनिटर प्रणाली उस काल में भी प्रचलित रही। इसमें उच्च कक्षाओं के छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। मदरसों में ग्रंथों को देखने तथा उनकी विवेचना करने की व्यवस्था थी। शिक्षा फारसी भाषा के माध्यम से दी जाती थी तथा शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद भी होते थे। तो ये शिक्षण विधि है। गुरु शिष्य संबंध, तो ये भी अच्छे ही थे। ये भी जिस तरह से वेदकालीन में थे उसी तरह से था। मुस्लिम काल में भी प्राचीन काल के समान अध्यापक तथा छात्रों के संबंध बड़े घनिष्ठ होते थे। शिक्षकों को समाज में सम्मानीय स्थान दिया जाता था। यद्यपि शिक्षकों को अत्यंत अल्प वेतन मिलता था, फिर भी उन्हें सभी स्थानों पर बड़ा आदर मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था। हाँ ठीक है, सैलरी कम रहती थी लेकिन रिस्पेक्ट था। गुरु शिष्य संबंध किसमें? मध्यकालीन में। परीक्षा प्रणाली एंड इवैल्यूएशन मेथड क्या था? मुस्लिम शासकों के समय में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं थी। हमारे देश में सब पहले से ही प्रॉब्लम इवैल्यूएशन का है। वहाँ पे पढ़ा तो लेते हैं लेकिन इवैल्यूएशन ढंग से हुआ नहीं था। तो उसी तरह से वो उसमें भी था। शिक्षक अपने दृष्टिकोण के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करते थे। शिक्षा की समाप्ति पर भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, परंतु अपने विषय में अद्वितीय प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को काबिल, आलिम, फाजिल आदि उपाधियां दी जाती थी। ठीक है। दंड तथा पुरस्कार। इस काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। दैनिक पाठ तैयार न होने, झूठ बोलने, अनैतिक आचरण करने तथा अनुशासन भंग करने पर शिक्षक शारीरिक दंड देते थे। इस दंड के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं थे, परंतु शिक्षक बेते, कोड़े, लात, घूसा, थप्पड़ आदि मारने, मुर्गा बनाने, खड़ा करने जैसे दंड दिया करते थे। तो मतलब दंड मिलता था इसमें। स्त्री शिक्षा की बात अगर करें तो इसमें तो पूरी तरीके से उपेक्षा हुई है। यहाँ पे स्त्री शिक्षा का कोई जगह ही नहीं है। मुस्लिम शासन के समय महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण नारी शिक्षा का विकार बहुत कम था। कम आयु की बालिकाएं तो मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा तो मिल जाती थी लेकिन उच्च शिक्षा के लिए घर पर उन्हें पर व्यवस्था करनी होती थी। इसलिए उच्च शिक्षा केवल शाही तथा अमीर घरानों तक ही सीमित थी। व्यावसायिक शिक्षा की अगर हम बात कर ले तो व्यावसायिक शिक्षा आपका है मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला तथा वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत तथा पच्चीकारी आदि कला कौशल संबंधी कार्य अत्यंत उच्च कोटि के किए जाते थे। मैंने आपको बताया ही मुस्लिम काल में ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी मिली है। दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत तथा पच्चीकारी, ये चीज़ों में महारत हासिल था उन लोगों को। तो यद्यपि इन कलाओं की शिक्षा देने के लिए कोई औपचारिक संस्थाएं नहीं थी, परंतु इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्रगण इन कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो इस तरह से ये जो रही विशेषता, ये चीज़ें जो है मुस्लिम काल शिक्षा में होती थी। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके, अब जैसे विशेषता पूछेगा तभी आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर पूछ दे कि मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, व्यवस्था अगर पूछ रहा है तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पूछ रहा है ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, तो ये सारी चीज़ें हो ही रही है, ये लिखेंगे। अगर विशेषता पूछ रहा है तो लिखेंगे
प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, तो भी यही लिखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर जो है ये होगा, ये एक अकेला आंसर 3 क्वेश्चन को एक साथ करेगा। पहला कि अगर मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था पूछे, दूसरा अगर विशेषता पूछे, और तीसरा प्रकृति पूछे यानी कि नेचर पूछे तो। लेकिन लिखना यही है। उद्देश्य पूछेगा तो कोई नहीं, उद्देश्य तो यही है जो हमने अभी पढ़ा वही है। तो ये रहा आज के क्लास में आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा। अगर ये आता है एग्जाम में अलग अलग नाम से, मध्यकालीन, मुगल कालीन, मुस्लिम कालीन, इस्लामिक शिक्षा, इस तरह से ये आता है, तो आपको इसको आंसर लिखना है। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आता ही है एग्जाम में, गेस क्वेश्चन इसको हम लोग बोल रहे हैं। और ये गेस क्वेश्चन मैं आप लोगों को 4 बजे अभी दे रही हूँ, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।